तो क्या डिस्कस किया था भाई लास्ट क्लास में? एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो उसमें एक तो स्टेबिलिटी वाला बताया था, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। अच्छा एक और बात, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करने हैं, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके उसके बाद ही जो है हम उसको बताएं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन या एक अलग आर्टिकल आप नोट कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक स्पीसीज। Determination of number of resonating structure of an organic species. Determination of number of resonating structure of an organic species. एक फोन कॉल।
तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट नोट कर लो कैसे इसको डिटरमाइन करना है। देखो, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, total number of resonating structure of an organic species, is equal to the total number of odd conjugate position, total number of odd conjugate position present inside it, odd conjugate position present inside it। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कहां से कहां तक कंजुगेशन ऑब्जर्व हो। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में कंजुगेशन कहां से कहां तक ऑब्जर्व हो रहा है ये पहले पता करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन है। ठीक है, वहां पे कितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन है, और फिर उन ऑड कंजुगेट पोजीशन को काउंट करके हम बता सकते हैं कि उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर होने चाहिए। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, अब हमें पता करना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कंजुगेशन किस पार्ट में है। तो अगर आप देखो तो कंजुगेशन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है कंजुगेशन, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ये पूरा पार्ट कंजुगेटेड है। अब फर्स्ट कंजुगेट पोजीशन ये हो गई, फिर ऑड कंजुगेट पोजीशन में आप देखो तो एक ऑड कंजुगेट पोजीशन ये हो गई, फिर एक ऑड कंजुगेट पोजीशन ये हो गई, फिर एक ऑड कंजुगेट पोजीशन ये हो गई। तो कितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन इसके अंदर आ रही है? 4। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने होंगे? 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पूरे स्ट्रक्चर में कंजुगेशन कहां से कहां तक ऑब्जर्व हो रहा है उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें ऑड पोजीशन को मार्क करते जाना, फिर उनको काउंट कर लेना कितनी ऑड पोजीशन है। जितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन होंगी उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे देखो, अब जैसे हम इस ऑर्गेनिक स्पीसीज को कंसिडर कर रहे हैं, हमें पता करना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। तो आप देखो, ये कंजुगेशन तो पूरे पार्ट में दिख रहा है, ऑड कंजुगेट पोजीशन को मार्क करते हैं। कितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन दिख रही है? 4। इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 4।
अब मान लो ये इसके हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने, तो कंजुगेशन थ्रू आउट दिख रहा है, तो ये एक ऑड कंजुगेट पोजीशन है, फिर ये 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 है। तो कितने हो जाएंगे? 6। वैसे भी आपको याद रखना है पर फिनाइल ग्रुप, पर फिनाइल ग्रुप मतलब जो फिनाइल ग्रुप कंजुगेशन का पार्ट है, पर फिनाइल ग्रुप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करने हैं। 5 मतलब फिनाइल, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन तीनों फिनाइल के साथ कंजुगेशन में, तो 3 + 3 + 3 + 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 10। ये समझ में आ गया? अब आप नोट करो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में, नेक्स्ट एप्लीकेशन in determination of acidic strength, in determination of acidic strength of species, in determination of acidic strength of species. तो जैसे आपने देखा है कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और एनायन को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। मतलब एनायन बेसिकली एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? जो वहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम करेगा। रेजोनेंस क्या करता है? उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप यहां पे बोल सकते हो स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of anion produced. Acidic strength is directly proportional to stability of anion produced. Or stability of anion produced is inversely proportional to intensity of negative charge present. Intensity of negative charge present. Intensity of negative charge, intensity of negative charge is inversely proportional to number of resonating structure. Inversely proportional to number of resonating structure. जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल उतना ज्यादा होगा, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी उतनी कम होगी, और नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जितनी कम होगी एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड। Acidic strength is directly proportional to number of resonating structure of anion produced. ये होगा acidic strength is directly proportional to number of resonating structure of anion produced. तो अब जैसे देखो, अगर आपसे बोला जाए कि फिनॉल है और साइक्लोहेक्सेनॉल है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि फर्स्ट में जो एनायन है वो कंजुगेटेड है, सेकंड का एनायन कंजुगेटेड नहीं है, तो फिनॉल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि फिनॉल है और विनाइल अल्कोहल, बस किधर लग रही क्लास? क्या कर रहा तू? मोबाइल अभी पड़ा हुआ है क्या तेरे पास? उसको स्विच ऑफ कर। मोबाइल जिसके पास भी पड़ा उसको स्विच ऑफ करो। तो अब हमें इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो इसका एनायन है फिनॉक्साइड आयन और इसका एनायन है CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। अब हम पता करेंगे कि किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये पहले वाले के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 4। दूसरे वाले के कितने हैं? 2। तो नेचुरल सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फिनॉल है, पैराप्रिजोल है
और पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये 3 कंपाउंड है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus m effect of group, directly proportional to minus I effect of group, inversely proportional to plus m effect of group, and inversely proportional to plus I effect of group. प्लस वाले जो फैक्टर्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, माइनस वाले फैक्टर्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो NO2 है ये माइनस m दिखाता है, NO2 क्या दिखाता है, माइनस m, और CH3 क्या दिखाता है, प्लस m। और यहाँ पे अगर आप देखो तो OH के अलावा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा हो। तो बेसिकली हम इसी फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। अब उस पे इसमें तो मतलब फर्स्ट केस में तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हो या कम करता हो। सेकेंड केस में मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और थर्ड केस में NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, 3 1 2। ये क्लियर हो गया। ये 3 कंपाउंड है, हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट में रेजोनेंस है, थर्ड में रेजोनेंस है, सेकंड में नहीं है।
फर्स्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है 4, थर्ड के 3 और सेकंड में एक भी नहीं। तो अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड और फिर सेकंड। ये तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सेकंड लीस्ट है, ठीक है। एक तरीके से हमें हमें इनके एनायन की स्टेबिलिटी पता करनी है ना। अब देखो 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 देखो, RCONH नेगेटिव और यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CHNH नेगेटिव। इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है ना। RCO तो अब देखो जरा, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखें, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर देखें, ये बनेगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे देखो, नेगेटिव चार्ज दोनों में नाइट्रोजन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज था वो नाइट्रोजन से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बराबर दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के सेम है ना। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर सेम है तो ये नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रोजन से हट के दूसरे एटम पे जा रहा है, क्या वहां पे वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, ये देखना पड़ेगा। तो जैसे पहले वाले में देखो, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से हट के कहां जा रहा है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इफेक्टिवली होल्ड करेगा। जबकि यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से हटके कहां जा रहा है, कार्बन पे। कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को उतना इफेक्टिवली होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, ये पहले वाले का, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा RCONH, ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब इसमें देखो, कुछ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा और कुछ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा। क्या दोनों पे बराबर नेगेटिव चार्ज होगा?
अगर इन दोनों का रेजोनेंस, इन दोनों की स्टेबिलिटी देखे, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की या दूसरे वाले की? दूसरे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर दूसरे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा होगा। इसका वाला रेजोनेंस हाइब्रिड में दूसरा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे, ऐसा बनेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन पे होगा। अब इसमें कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन तो पहले वाले का ज्यादा है, इसका वाला ज्यादातर नेगेटिव चार्ज कहां होगा, नाइट्रोजन पे। मतलब इसमें आप ये बोल सकते हो कि डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। एसिडिक हाइड्रोजन किस पे प्रेजेंट था, एसिडिक हाइड्रोजन कहां था, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, दूसरे वाले में? नाइट्रोजन पे था, नाइट्रोजन पे। पहले वाले में भी नाइट्रोजन पे। तो जहां से एसिडिक हाइड्रोजन हट रहा है, उस एटम पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, ये देखना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोजन जिस एटम से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के जाने के बाद उस एटम पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन कम है या ज्यादा है। तो आप देखोगे पहले वाले में वो बर्डन कम है, क्योंकि बर्डन ज्यादातर किसने ले लिया अपने ऊपर, ऑक्सीजन ने ले लिया। अरे पहले वाले में नेगेटिव चार्ज का बर्डन को किसने ले लिया अपने ऊपर, ऑक्सीजन ने। तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज का बर्डन कम है ना, जबकि दूसरे वाले में वो ज्यादातर नेगेटिव चार्ज का बर्डन अभी भी कहां प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर। इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 3 और सबसे कम 2। तुम क्या कर रहे थे? एल्काइल ग्रुप, तो COR को देखना, COR सिर्फ R को क्यों देख रहा है, तो COR क्या है, एक तरीके से कीटोन है ना। तो कीटोन क्या दिखाता है, -M दिखाता है। अब जैसे देखो, ये दो कंपाउंड्स है, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट। क्यों लग रहा है, लग रहा है मतलब तुक्का है। सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। वजह इसकी ये है कि इसका जो एनायन है वो है सल्फोनेट आयन, और इसका एनायन है कार्बोक्सिलेट आयन। इसके होते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। आप बना के देख लो, इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों के पास क्वालिटी स्ट्रक्चर है, लेकिन क्वालिटी स्ट्रक्चर का नंबर किसके पास ज्यादा है? सल्फोनेट आयन के पास। मतलब सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, therefore sulfonic acid is more acidic than that of carboxylic acid. सल्फोनेट आयन का नहीं, सल्फोन का, RSO2, RSO2 का -m ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन नोट करो, द लॉन्गेस्ट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, the longest carbon nitrogen bond length in the given compound is, the longest carbon nitrogen bond length in the given compound is, W सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर बताओ। क्या बता रहे हैं? एंगस्ट्रॉम में लेंथ बता रहा है। पूछा क्या भी? नहीं, ऑर्डर मतलब ऑर्डर,
हाँ ऑर्डर, W के बाद फिर Z है, ठीक है, फिर U है, फिर W के बाद Z, Z के बाद U, फिर Y, फिर X। मतलब तुम बोल रहे हो कि W की लेंथ सबसे ज्यादा है और X की लेंथ सबसे कम है। अच्छा जरा ये Z, U और Y को कैसे डिसाइड किया वो बता दो। कौन कौन? 1.5 ऑर्डर, कहाँ से पता चला? अच्छा वो नाइट्रोजन होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा? और उधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर ये C डबल बॉन्ड NCH3 है, उससे कोई फर्क नहीं? तूने Z को U से ज्यादा कैसे बोला ये बता दे। चल तेरे हिसाब से तो दोनों का 1.5 1.5 हो, तो ये Z को U से ज्यादा कैसे बोला? बेसिकली देखो यहाँ पे जो CH3 है, ये अगर आप देखोगे ये डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है ये? डोनेटिंग। जबकि ये जो C डबल बॉन्ड N है, ये क्या है? विड्राइंग है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, जबकि ये क्या चाहता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्लियरली 1 है, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। यहां पे ये कंजुगेशन में है, देखो कैसे कंजुगेशन दिख रहा है। तो कंजुगेशन की वजह से यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 और 3 के बीच में है। Y का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। U का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। Z का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये जो C डबल बॉन्ड NCH3 है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो U जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। U वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वहां पे C डबल बॉन्ड N जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो रही है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। जबकि Z के सराउंडिंग में देखो वो CH3 बैठा है। CH3 क्या कर रहा है? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो मतलब जहां Z है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो U का Z से कम होगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखो तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो W का है, बोलो। और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर X का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये Y का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो Y तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो खींच रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है कि वाई का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो यू और जेड से ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे, हाँ मैं अभी समराइज करूँ। जेड में अगर आप देखो तो जेड में मिथाइल की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। वहां पे मिथाइल क्या दिखा रहा है, प्लस एम दिखा रहा है, लेकिन वो प्लस एम किसके थ्रू दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन के। आपने देखा है कि ये प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर में मिथाइल बहुत नीचे है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, ठीक है। जबकि ये जो सी डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री है, अगर आप इसको देखो सी डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री, तो ये ग्रुप कुछ वैसा ही है जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब सी डबल बॉन्ड ओ जैसा विड्राइंग तो नहीं होगा, लेकिन है ये विड्राइंग ग्रुप। ये ग्रुप अगर आप देखो तो इस पूरे रिंग पे क्या दिखा रहा है, माइनस एन दिखा रहा है। तो माइनस एन दिखा रहा है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन जो खींचने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए वाई का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा बाकी यू और जेड के कंपेयर। और यू और जेड में तो कंफर्म हो गया कि यू से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर वाई की तरफ गई है, और जबकि जेड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो जो जेड का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यू से ज्यादा होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का सबसे ज्यादा, फिर यू, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स। तो आपको अपने अंदर लॉजिकल एनालिसिस डेवलप करनी है, सोचना पड़ेगा लॉजिकली, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है। तो उसमें क्या है, उसमें ये जो टूल्स आपने सीखे हैं वो टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उन टूल्स को भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन सा टूल का डोमिनेंस कहाँ ज्यादा होगा, किसका डोमिनेंस कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। देखो बेसिकली यू और जेड में अगर आप देखो पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड है। तुम उसको ये बॉन्ड को ना, तीनों पाई बॉन्ड को लोकलाइज मत समझो, वो डी लोकलाइज है ऑलरेडी। कोई भी बॉन्ड वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड वहां डबल बॉन्ड नहीं। अब उसके बाद फिर आप देखो एडेड इफेक्ट क्या है। तो एडेड इफेक्ट वो एक्सटर्नल ग्रुप जो लगा हुआ उसका इफेक्ट है। अगर आप पिरिडीन को देखोगे, पिरिडीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ऐसा होगा। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में भी एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ इस पार्ट में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर नाइट्रोजन जहाँ है, ऊपर की तरफ तो कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जहां होगा वो नेचुरल सी बात है अपने ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन वाले साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ के बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी बड़े होंगे। एक क्वेश्चन है, देखो
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड and carbon carbon double bond lengths are equal in carbon carbon single bond and carbon carbon double bond lengths are equal in benzene, 1,3-butadiene, 1,3-cyclohexadiene, all of these. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन all of these है बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा, तो इसमें कोई भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, हर जगह बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5, तो ये तो है 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, ये है 1,3-butadiene। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ऐसा होगा, और आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाला स्ट्रक्चर तो अनचार्ज है और बाकी स्ट्रक्चर्स चार्ज होंगे, तो चार्ज स्ट्रक्चर जो है वो कम स्टेबल होंगे। इसका वाला रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ये कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मान लो x है तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर x होगा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से डिफरेंट होगा y, x इज ग्रेटर देन y, इसलिए बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी। और अगर आप इसको देखो 1,3-cyclohexadiene, तो इसमें एक तो ये समझ लो भाई इधर जो बॉन्ड है ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 and 2 होगा और यहाँ भी इनका भी बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 and 2 होगा,
इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन नोट करो। इन डिटर्मिनेशन ऑफ basic strength, in determination of basic strength of compound, in determination of basic strength of compound, देखो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जिस एटम को लोन पेयर डोनेट करना है, रेजोनेंस उसका लोन पेयर को अपने सिस्टम के अंदर ही डिस्पर्स करा देता है, तो वो लोन पेयर इफेक्टिवली डोनेट नहीं होता। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। तो आप नोट करो, ड्यू टू रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, ड्यू टू रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड always decreases, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आता है, एक नहीं दो एक्सेप्शन आते हैं। एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है गुआनिडीन, और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है अमाइडीन। गुआनिडीन और अमाइडीन, इनका बेसिक कैरेक्टर को रेजोनेंस बढ़ाता है, लिख लो। However, in case of guanidine, spelling देख लेना। However, in case of guanidine and amidine, guanidine and amidine, resonance increases their basic character. Resonance increases their basic character. However, in case of guanidine and amidine, resonance increases their basic character. तो अब जैसे देखो, अगर इथाइल अमाइन है और विनाइल अमाइन, अब आपसे पूछा रहा है कौन ज्यादा बेसिक है, तो ऑब्वियसली इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इसका लोन पेयर डिस्पर्स हो जा रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये इफेक्टिवली डोनेट नहीं हो पाएगा। इसको डोनेट कराना है, दूसरे को देना है। अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया अमीनो साइक्लोहेक्सेन को और एनिलीन को, तो ऑब्वियसली एनिलीन जो है वो एनिलीन कम बेसिक होगा, एनिलीन कम बेसिक होगा, अमीनो साइक्लोहेक्सेन ज्यादा बेसिक होगा। इसी तरीके से अगर हमने कंसीडर किया अमाइड को और अमाइन को, कौन ज्यादा बेसिक होगा? अमाइन, अमाइन ज्यादा बेसिक होगा। तो आप देख रहे हो कि जहां भी रेजोनेंस है वहां पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है।
अब देखो ये दो कंपाउंड्स की बात होती है। एक कंपाउंड ये है, इसको बोलते हैं गुआनिडीन। और एक कंपाउंड ये है, इसको बोलते हैं अमाइडीन। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स जो जिनके आगे ग्रुप स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी ग्रुप रख सकते हो। जैसे इन सारे जगह पे हाइड्रोजन आ सकता है। अगर इन सारे जगह पे हाइड्रोजन अगर आ जाए तो मतलब ये यूरिया का एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, वो यूरिया होता है। तो बस ऑक्सीजन हटा के वहां डबल बॉन्ड NH लगा दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इनके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे रेजोनेंस का रोल बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने में कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। देखना, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के, ये वाला लोन पेयर भी डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, इधर से ये वाला लोन पेयर भी डीलोकलाइज होगा, और इस दोनों डीलोकलाइज होकर के कहाँ आ रहे हैं, इस नाइट्रोजन पे। ये डीलोकलाइज होकर के कहाँ आ रहे हैं, ये बीच वाले नाइट्रोजन पे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वहां पे पहले से एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर फर्दर डीलोकलाइज होकर के वहीं आ रहे हैं। इससे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन और आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इन तीनों नाइट्रोजन को अगर आप कंसीडर करो, मान लो ये 1 है N1, ये N2 है, ये N3 है, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन है, N2। मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, अगर हम यहां पे देखें तो ये N2। अगर इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो N2 इज ग्रेटर देन N1 इज इक्वल टू N3। ठीक है, N2 का N1 से ज्यादा और N1 और N3 का बराबर। N2 का बेसिक कैरेक्टर को कौन बढ़ा रहा है, बाकी जो दो नाइट्रोजन का प्लस M है वो बढ़ा रहे हैं। जबकि अमाइडीन के केस में अगर आप देखो तो मान लो ये N1 है और ये N2 है, तो यहां भी N2 का N1 से ज्यादा होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ही नाइट्रोजन है। इधर दो नाइट्रोजन का प्लस एम ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का प्लस एम ऑब्जर्व हो रहा है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि गुआनिडीन इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमाइडीन। गुआनिडीन इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमाइडीन। वैसे जितने भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड गुआनिडीन होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजिनस
नाइट्रोजनस कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा बेसिक गुआनिडीन, फिर अमाइडीन, फिर एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आते हैं जिनका बेसिक कैरेक्टर मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन के बाद फिर आता है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया के बाद फिर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे अमोनिया के बाद आता है पिरिडीन, अमोनिया के बाद पिरिडीन, पिरिडीन के बाद फिर आता है एनिलीन, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है पिरिडीन और एनिलीन में। हाँ, वो तो इमीन हो गया, इमीन। पिरिडीन और एनिलीन में देखना जरा कौन ज्यादा बेसिक। हाँ, नहीं 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 नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। पिरिडीन और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक है? पिरिडीन ज्यादा बेसिक है ना। तो पिरिडीन, एनिलीन, इसके बाद आता है अमाइड, फिर आता है पायरोल, पायरोल, ठीक है। सबसे नीचे है साइनाइड। साइनाइड सबसे नीचे इसलिए है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उस पर प्रेजेंट लोन पेयर जो है वो टाइटली हेल्ड होता है, वो डोनेट नहीं होता। तो ये समझ में आया। रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस जनरल सेंस में बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, लेकिन गुआनिडीन और अमाइडीन के केस में रेजोनेंस बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो रेजोनेंस क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है क्योंकि एनायन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को वो डिस्पर्स करता है, तो एनायन को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। in determination of stability in determination of stability of reaction intermediate, in determination of stability of reaction intermediate,
in determination of stability of reaction intermediate. तो इसमें आप सबसे पहले लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर क्या करता है, कम करता है। अरे तुम दोनों उछल उछल के कौन सी पढ़ाई कर रहे हो भाई? यहाँ से जंप मार रहे हो, तुम वहां पहुंच रहे हो, वो वहां से जंप मार रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। Intensity of positive charge is inversely proportional to number of resonating structure. इसका मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगी तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, जो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, कम करेगा। प्लस आई इफेक्ट कम करेगा, माइनस एम इफेक्ट बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, और हमने कंसीडर किया है यहाँ पे NH2 CH2 पॉजिटिव, और कंसीडर किया है इस कार्बोकेटायन। अब इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थ्री का सबसे कम है, फोर्थ का सबसे ज्यादा है, फिर तो सेकंड का उसके बाद आएगा, फोर्थ के बाद सेकंड, और फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। चलो मैं बताता हूं। सबसे कम है फर्स्ट, उसके बाद है सेकंड, उसके बाद है फोर्थ, सबसे ज्यादा है थर्ड। ये दिखा रहा है प्लस एम। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, वो ये है। आप देख सकते हो पहले वाले में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरे वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे वाले में
मतलब दूसरे वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला, उसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए ये लेफ्ट साइड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो राइट साइड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है ना। तो अगर उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादातर कहां होगी, नाइट्रोजन के ऊपर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी क्योंकि कार्बन पे कम हो गई, इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। जबकि अगर आप फोर्थ को देखो या जैसे सेकंड को देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में भी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सेकंड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, थर्ड के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए सेकंड के जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों इक्वली स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन से हटके कार्बन पे जा रहा है। इसका मतलब वहां पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, दोनों पे 50% पॉजिटिव चार्ज होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। जैसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप बनाओगे ऐसा होगा, इसका रेजोनेंस दोनों पे बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जबकि अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो यहां पे ऐसे सिचुएशन होगी, पॉजिटिव चार्ज बराबर नहीं होगा दोनों पे, बल्कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, इसलिए 50% पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आधा पॉजिटिव चार्ज है, आधा आधा। यहाँ पे क्या आधा आधा बोलोगे, बल्कि कार्बन पे आधे से भी कम होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कार्बन पे हाफ से भी कम होगा। वैसे रियलिटी ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेस देन 10% रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेस देन 10%, मोर देन 90% पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जाएगा। इसका मतलब है कि इसने ये जो NH2 है, NH2 ने कार्बोकेटायन को उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी जितनी स्टेबिलिटी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर के भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे ये वाला कार्बोकेटायन मैंने अभी बनाया था, अब इसको देखो, इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब डिस्पर्स होगा तो हर बार वो कार्बन पे ही जाएगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करें, एक कार्बन पे 10% पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, रेजोनेंस हाइब्रिड में एक कार्बन पे कितनी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी होगी, 10%। जबकि इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कितनी है, लेस देन 10%। इसका मतलब कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है NH2CH2 पॉजिटिव, ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप जितने भी हैं, NR2 है, NHR है, NH2 है, OH है, OR है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सब कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे कार्बोकेटायन
जो सिंपल रेजोनेंस के थ्रू जिन कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिलती है, सिंपल रेजोनेंस का मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डिस्पर्स होकर के कार्बन पे जाता है, उन कार्बोकेटायन से ये प्लस एम इफेक्ट वाले जो केसेस है ना, वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस बात को आप नोट में लिख लो। लिखो, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, strong plus M effect group provides greater stability. Strong plus M effect group provides greater stability to the carbocation than that of simple resonance. Simple resonance. अब सिंपल रेजोनेंस का मतलब भी लिख लेना, दैट इज where dispersal of positive charge occurs. That is where dispersal of positive charge occurs. That is where dispersal of positive charge occurs only on carbon atom. Only on carbon atom. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, और यहाँ ऐसे केसेस में कंक्लूजन वो ड्रॉ करते हैं हमेशा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और इसीलिए आंसर गलत आता है। तो आप ये समझ लेना कि अगर कार्बोकेटायन से डायरेक्टली NH2 लगा हुआ है, या कार्बोकेटायन से डायरेक्टली OH लगा हुआ है, या कार्बोकेटायन से डायरेक्टली NHR लगा हुआ है, NR2 लगा हुआ है, N नेगेटिव लगा हुआ है, NH नेगेटिव लगा हुआ है, O नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है, और ये कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक कार्बोकेटायन ये है NH2CH2 पॉजिटिव, और एक कार्बोकेटायन ये है OHCH2 पॉजिटिव, और एक कार्बोकेटायन ये है NH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक कार्बोकेटायन ये है ये 4 कार्बोकेटायन हमने लिए, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो जिसका जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट, वो कार्बोकेटायन को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को कौन प्रोवाइड करेगा? थर्ड के बाद फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, और फिर फोर्थ। तो ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को समझ सकते हो, तो लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को अगर आप देखो तो ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेजोनेंस चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को डिस्पर्स करता है। This is directly proportional to plus M effect. Directly proportional to plus I effect. Inversely proportional to minus M effect. And inversely proportional to minus I effect. इसका मतलब माइनस एम और माइनस आई कार्बन आयन को स्टेबल बनाते हैं, रेजोनेंस कार्बन आयन को स्टेबल बनाता है, प्लस एम और प्लस आई कार्बन आयन को अनस्टेबल बनाता है। बताओ भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर खोपड़ी लगा के, खोपड़ी है, 5 वाला तो सही है, 5 वाला सही करके 4 ऑप्शन बनाएंगे। फाइव के बाद क्या बोल रहा तू, बदलना मत। ये दिखाता है प्लस एम, ये दिखाता है माइनस एम, ये दिखाता है प्लस एम, ये दिखाता है प्लस एम, और ये दिखाता है माइनस एम। सबसे ज्यादा माइनस एम NO2 दिखाता है। माइनस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बन आयन की, तो फिफ्थ के बाद सेकेंड। अब इन तीनों में अगर आप देखो तो सबसे कम प्लस एम थर्ड का है, फिर OH, ये होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ तूने यही बोला था एकदम, नहीं एकदम तूने यही बोला था। ये सब एक ही जैसा ही दिखता है, लगता है हमने सब सही किया, सारे ऑप्शन।
उसके बाद जो तो बोलने वाला था वो भी मुझे पता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बन आयन का। अभी कुछ और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और इसके अभी एप्लीकेशन में एक तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है, और फिर मेसोमेरिक इफेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका रोल आता है, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Good afternoon, sir. Saturday. Good afternoon.